नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अलका सजान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज उन्नाव आप सभी का स्वागत करती हूँ भौतिक विज्ञान की इस अध्ययनशाला में। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के चुंबकत्व एवं द्रव्य पाठ के द्वितीय भाग का। बच्चों, आप सभी को मेरी ये सलाह है कि आप इस भाग को देखने से पूर्व इसका प्रथम भाग यानी चुंबकत्व एवं द्रव का भाग 1 का अध्ययन अवश्य करें, जिससे आपको तारतम्यता में सहायता मिलेगी। तो आज हम अध्ययन करेंगे चुंबकत्व से संबंधित कुछ परिभाषाओं की, जिनमें से कुछ परिभाषाओं का अध्ययन हम प्रथम वीडियो में कर चुके हैं। तो वे परिभाषाएं जो नवीन हैं वे हैं चुंबकीय प्रेरण, बी वेक्टर यानी मैग्नेटिक इंडक्शन जिसे हम कहते हैं। दूसरी भौतिक राशि है चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई वेक्टर। तीसरी है चुंबकीय तीव्रता एच वेक्टर, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि यहाँ पर चुंबकन तीव्रता आई वेक्टर एवं चुंबकीय तीव्रता एच वेक्टर, जिनके शाब्दिक जो शब्द हैं उनमें बहुत कम अंतर है, लेकिन वे भौतिक रूप से अलग अलग राशियाँ हैं, इसे आप ध्यान में रखें। तीसरी राशि जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है चुंबकशीलता, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं और इसे हम आंग्ल भाषा में मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। पांचवी राशि है सापेक्ष चुंबकशीलता, म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। और अंतिम राशि जिसका हम अध्ययन करेंगे वह है चुंबकीय सुग्राहिता, जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति भी कहते हैं और आंग्ल भाषा में हम इसे कहते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आप सभी पिछले वीडियो में चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का अध्ययन कर चुके हैं, वह आपको ज्ञात है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं चुंबकन तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बच्चों देखें कि जब हम किसी पदार्थ को किसी क्षेत्र में रखते हैं तो जो चुंबकन तीव्रता है वह यह दर्शाती है कि किस सीमा तक उसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। अर्थात वो इस बात की नाप है कि यदि हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उसमें कितना चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। अर्थात यदि हम एक पदार्थ का आयतन V आयतन लें और हम देखें कि V आयतन का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो m वेक्टर हो, तो यदि हम m वेक्टर एवं V का अनुपात लें तो उससे हम प्रदर्शित करेंगे चुंबकन तीव्रता को। बच्चे ध्यान दें, यहाँ पर m इज ए वेक्टर, अर्थात m एक सदिश राशि है, चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि है, अतः जो I वेक्टर है यानी चुंबकन तीव्रता है यह भी एक सदिश राशि है। बच्चे ध्यान दें कि इसका जो मात्रक है, SI मात्रक है, वह है एम्पियर प्रति मीटर। अब हम अध्ययन करते हैं हमारी तीसरी राशि अर्थात चुंबकीय तीव्रता। बच्चे पुनः ध्यान दें कि चुंबकन तीव्रता एवं चुंबकीय तीव्रता भिन्न भिन्न भौतिक राशियाँ हैं, यानी I वेक्टर का भी आपने अध्ययन किया है और अब हम अध्ययन कर रहे हैं H वेक्टर का, जिसे हम आंग्ल भाषा में मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि H वेक्टर क्या है? जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो चुंबकित होता है। वो किस प्रकार का पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इस पर डिपेंड करता है कि उसमें किस दिशा में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। चुंबकित पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है, अर्थात दोनों के परिणामी के बराबर होता है। तो हम कैसे चुंबकीय तीव्रता को डिफाइन करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की जो क्षमता है उसे हम m वेक्टर से व्यक्त करते हैं, जिसे हम चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? H वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस I वेक्टर। बच्चे यहाँ पर ध्यान दें कि B भी एक सदिश राशि है, I वेक्टर भी एक सदिश राशि है, अतः चुंबकीय तीव्रता यानी H वेक्टर भी एक सदिश राशि है। बच्चों हम यहाँ जानते हैं कि जो B वेक्टर है वो हमारा चुंबकीय प्रेरण है, I वेक्टर है वो चुंबकन तीव्रता है और म्यू नॉट को आप जानते हैं ये निर्वात की चुंबकशीलता है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि H का जो
आपका मात्रक होगा वो वही मात्रक होगा वो जो आई का मात्रक है, किंतु हम यहाँ पर एम्पियर मीटर के साथ साथ सीजीएस में एक दूसरा मात्रक भी ले सकते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ओरेस्टेड बोलते हैं। तो बच्चे ध्यान दें कि एच वेक्टर जिसे हम चुंबकीय तीव्रता बोलते हैं वो आई से यानी कि चुंबकन तीव्रता से अलग भौतिक राशि है, किंतु वह उससे संबंधित है, यानी एच वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर। अब हमारी जो चौथी राशि है वह है बच्चों चुंबकशीलता म्यू। इसे हम आंग्ल भाषा में कहते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब हम समझेंगे कि चुंबकशीलता का क्या अर्थ है। जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी क्षेत्र में रख देते हैं तो वो चुंबकित हो जाता है तथा उस पदार्थ से वायु के सापेक्ष कम या अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बल रेखाएं वायु की अपेक्षा पदार्थ में अधिक सुगमता से संचरित हो सकती हैं। इसे हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक चुंबकशीलता है। चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H, इन दोनों राशियों का हम अध्ययन कर चुके हैं, अर्थात बी वेक्टर एवं H वेक्टर जो है इनके ही अनुपात को हम कहते हैं चुंबकशीलता यानी म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, अर्थात बी एवं एच की जो निष्पत्ति है वही चुंबकशीलता कहलाती है। ऑब्वियसली आपका जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, यानी बी का मात्रक और एच का मात्रक आप रखेंगे तो आपको प्राप्त होगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर, या हम इसे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बच्चों जो हमारी अगली राशि है वह है सापेक्ष चुंबकशीलता। जैसा कि ये शब्द से ही प्रकट है, सापेक्ष चुंबकशीलता का अर्थ ये है कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता का यदि हम अनुपात निकालें तो वह चुंबकशीलता सापेक्ष चुंबकशीलता कहलाती है। अर्थात यदि किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू हो तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट हो तो म्यू आर अर्थात उस पदार्थ की सापेक्ष चुंबकशीलता म्यू अपॉन म्यू नॉट होगी। अब आप यहाँ स्पष्ट है, चूँकि म्यू और म्यू नॉट दोनों ही चुंबकशीलता हैं तो दोनों के मात्रक जो हैं वो समान होने के कारण जो म्यू आर है वह एक विमाहीन राशि हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, क्योंकि समान मात्रक वाली राशियों का यह एक अनुपात है, अर्थात म्यू आर एक विमाहीन राशि है। बच्चों यहाँ देखें कि यदि हम म्यू अपॉन म्यू नॉट से जो अनुपात निकालते हैं वही अनुपात हमें बी अपॉन बी नॉट से प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम फ्लक्स घनत्व, निर्वात में फ्लक्स घनत्व को देखें एवं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को देखें उस पदार्थ के भीतर, तो इनके अनुपात से भी हमें यही राशि प्राप्त होती है। अर्थात यदि हम सापेक्ष चुंबकशीलता का मान निकालना चाहते हैं तो हम चुंबकशीलता एवं निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात से भी निकाल सकते हैं, एवं फ्लक्स घनत्व जो उस पदार्थ के भीतर है और निर्वात में जो फ्लक्स घनत्व है उसके अनुपात से भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों यहाँ ध्यान दें कि क्या इसका क्या महत्व है म्यू आर का, वो इससे पता चलता है कि जो म्यू आर का मान है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारा चुंबकीय पदार्थ है वह किस श्रेणी का है, अर्थात वह अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है। जैसा कि आप श्वेत पट पर देख पा रहे हैं कि यदि किसी पदार्थ के लिए सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ होता है। यदि चुंबकशीलता का मान, सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक है तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय है, एवं यदि सापेक्ष चुंबकशीलता का मान 1 से काफ़ी अधिक है तो वह पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। अब बच्चों देखते हैं चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति। दो शब्द हैं जिनके एक ही अर्थ है, वे एक ही भौतिक राशि यानी कायम को प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम आंग्ल भाषा में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि यदि हम किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उसमें जो चुंबकत्व का गुण आता है वो H वेक्टर पर डिपेंड करता है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो चुंबकन तीव्रता है वो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इस अनुक्रमानुपात को यदि हम इक्वलिटी में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम एक कांस्टेंट यूज करते हैं काई m। बच्चों यही कांस्टेंट जो है वह चुंबकीय सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। अर्थात ये इस बात की माप है कि कितनी सरलता से, कितनी सुगमता से चुंबकत्व का गुण उस पदार्थ में आ जाता है। तो यहाँ आप देखें कि पारिभाषिक रूप से हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ में उत्पन्न
चुंबकन तीव्रता यानी I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को हम सुग्राहिता या चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, यानी कायम इज इक्वल्स टू I/H। बच्चों ये हमें पता है क्योंकि I और H का जो मात्रक है वह समान होता है, इसलिए जो काई एम है वह एक संख्या होती है, अर्थात उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, वो एक संख्या है, शुद्ध संख्या है। निर्वात के लिए जो काई एम है उसका मान 0 होता है क्योंकि निर्वात में कोई भी चुंबकन नहीं होता है। बच्चों ये ध्यान दें कि काई एम के मान से भी हम यह पता लगा सकते हैं कि जो हमारा पदार्थ है उसका जो चुंबकत्व का गुण है वो किस प्रकार का है, अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है या लौह चुंबकीय है। तो हम देखेंगे कि यदि काई एम का धनात्मक मान है तो वह पदार्थ अनुचुंबकीय है, यदि काई एम का मान ऋणात्मक है तो वह प्रतिचुंबकीय है। धनात्मक मान में बस इतना अंतर है कि लौह पदार्थों के लिए जो काई एम का मान होगा वो धनात्मक होने के साथ साथ काफ़ी अधिक होगा, जबकि काई एम का जो मान धनात्मक हो लेकिन कम हो वो क्या होगा, वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए होगा। तो ऐसा जैसा कि आप समझ रहे हैं। अब एक चीज़ और समझें कि जो काई एम है ये करेक्ट नियतांक नहीं है, अर्थात ये सदैव नियत नहीं रहता है, इसके मान में परिवर्तन हो सकता है। अलग अलग पदार्थों के लिए, चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान अलग अलग होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि यह एक विशुद्ध संख्या है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। अब बच्चों जरा देखें कि सापेक्ष चुंबकशीलता एवं चुंबकीय सुग्राहिता यानी म्यू आर और काई एम में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, अर्थात यदि हमें सापेक्ष चुंबकशीलता का मान ज्ञात हो तो हम चुंबकीय सुग्राहिता का, या इसके विपरीत चुंबकीय सुग्राहिता का मान हमें ज्ञात हो तो हम सापेक्ष चुंबकशीलता का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप श्वेत पट पर देख रहे हैं कि जो चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H है उसमें एक संबंध है H इज इक्वल्स टू B/μ0 - I। यहाँ पर आपको पता है कि हमें पूर्व से ज्ञात है कि B इज इक्वल्स टू μH + I। ये यहाँ पर एक गणितीय सूत्र है, तिर्यक गुणा करके निकाल लिया गया है यहाँ पर, और यहाँ ये बाय मिस्टेक काई एम इंटू एच है, ये पावर में नहीं है। यहाँ पर काई एम पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता है, अर्थात B इज इक्वल्स टू μ0H 1 + काई एम। यहाँ से आप फिर एक बार लिख सकते हैं, हमें ज्ञात है कि B इज इक्वल्स टू होता है μH, यानी कि जहाँ पे म्यू क्या है, चुंबकशीलता है, तो यदि हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आपको प्राप्त होगा μ इज इक्वल्स टू μ0 1 + काई एम। अब यहाँ पर यदि हम μ/μ0 को μr रख दें तो आपको सूत्र प्राप्त होता है μr इज इक्वल्स टू 1 + काई एम। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आपको सीधा सा संबंध स्थापित हो गया है μr यानी कि सापेक्ष चुंबकशीलता तथा चुंबकीय सुग्राहिता यानी काई एम में, अर्थात μr इज इक्वल्स टू 1 + काई एम। आगे बच्चों हम देखेंगे देखेंगे कि हमने अभी कुछ परिभाषाएं पढ़ी, चुंबकशीलता पढ़ा आपने, सापेक्ष चुंबकशीलता पढ़ा, चुंबकीय तीव्रता पढ़ा। अब हम देखेंगे कि अलग अलग जो हमारे विभाजन हैं, वर्गीकरण हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों के, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वे किस प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले तो किन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ किसी चुंबक के सिरे के समीप जब लाए जाते हैं तो ये प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, इसीलिए हम इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यदि हम इन्हें किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इनमें जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, जो चुंबकन उत्पन्न होता है वो विपरीत दिशा में होता है और बहुत ही कम होता है, तो हम इन्हें कहते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एक और भी तरीका है इनको जानने का, वह यह है कि जो काई एम यानी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है इन पदार्थों के लिए, वो कैसा होता है, वो ऋणात्मक होता है। इसके अतिरिक्त हम क्या देख सकते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र में हम इन्हें रखते हैं तो इनका जो फ्लक्स घनत्व है वो निर्वात की तुलना में कुछ घट जाता है, यानी उसका मान कुछ कम हो जाता है। यही कारण है कि जो इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता है उसका मान 1 से सदैव कम होता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आप श्वेत पट पर देख रहे हैं कि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की किसी छड़ को हमने चुंबकीय ध्रुवों
ध्रुवों के बीच रख दिया है। यहाँ पर N से अर्थ है उत्तरी ध्रुव है और S से अर्थ है ये दक्षिणी ध्रुव है। चुंबकीय जो आपके ध्रुव हैं उनके बीच हमने स्वतंत्रता पूर्वक इस छड़ को रख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि छड़ स्वतः घूमकर, यह एक चुंबकीय पदार्थ की छड़ है, यह स्वतः घूमकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो गई है। अर्थात जो चुंबकीय सिरे उत्पन्न हुए हैं, चुंबकीय ध्रुव उत्पन्न हुए हैं, वे समान ध्रुव उत्पन्न हुए हैं। अर्थात प्रतिचुंबकीय पदार्थ में उत्तरी ध्रुव की ओर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव की ओर दक्षिणी ध्रुव ही उत्पन्न होता है। आगे बच्चों हम देखेंगे, यदि हम क्या करें कि इस पदार्थ को उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच में किसी प्याले में रख करके यदि हम द्रव रूप में रखें, अर्थात यदि कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो और वह द्रव के रूप में हो, उसकी जो अवस्था है वो द्रव अवस्था हो, तो भी हम ज्ञात कर सकते हैं कि वह एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप दो ध्रुवों के बीच यानी चुंबक के दो सिरों के बीच, ये एक उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, जब आप एक प्याले में उस द्रव पदार्थ को भर देंगे तो आप क्या देखेंगे कि जब असमान चुंबकीय क्षेत्र में आप रखेंगे, ये दो पोल्स हैं और बीच में क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो स्वतः असमान क्षेत्र ही होगा, तो क्या होगा कि ये क्षेत्र कम तीव्रता वाले भाग की ओर ये आकर्षित हो जाएंगे। यदि हम कांच की एक प्याली में प्रतिचुंबकीय द्रव को लें और उसे दो पास पास रखे ध्रुवों के पास रख दें तो द्रव बीच में दब जाएगा तथा किनारों पर उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र बीच में सबसे प्रबल है और ये प्रबल क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। यदि ध्रुवों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें, जैसा कि आप बी चित्र में देख रहे हैं, N एवं S के बीच में दूरी बढ़ा दी गई है तो द्रव किनारों पर दब गया है, क्योंकि किनारों पर दब करके बीच का हिस्सा आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप अधिक प्रबल है, अर्थात ये प्रबल क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब बच्चों हम देखते हैं, यदि हम क्या करें, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम दो ध्रुवों के बीच द्रवीय पदार्थ को रख रहे हैं प्रतिचुंबकीय, उसी प्रकार से यदि हम क्या करें, एक नली लें और उसमें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ के द्रव को यानी द्रव रूप को भर दें और उसके बाद नली के एक सिरे पर हम दो चुंबक के ध्रुव ले जाएं, अर्थात यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें, तो आप देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जहाँ पर आप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, नली का जो स्तर है, द्रव का स्तर है, वो वहाँ नीचे चला जाएगा, यानी घोल का जो तल है वो नॉर्मल से नीचे चला जाएगा। तो ये भी एक पहचान करने का तरीका है कि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। आगे आप देखेंगे चौथा जो गुण है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय सुग्राहिता है यानी प्रवृत्ति है वो ताप पर निर्भर नहीं करती, अर्थात ताप बढ़ाने पर ना तो बढ़ती है और ना ही ताप घटाने पर घटती है। बच्चों देखें, हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के गुणों का अध्ययन कर चुके हैं, उसी के अनुसार अब हम पढ़ेंगे अनुचुंबकीय पदार्थों के गुण। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? वे पदार्थ जिन्हें जब हम किसी चुंबक के पास ले जाते हैं तो वे तनिक आकर्षण का अनुभव करते हैं और ये आकर्षण बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बहुत प्रबल नहीं होता, हल्का सा होता है। अर्थात जब आप इन्हें किन्हीं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो ये चुंबकित हो जाते हैं उसी दिशा में, यानी जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में चुंबकित होते हैं, लेकिन जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है वो दुर्बल होता है, अर्थात क्षीण होता है। और जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि यहाँ अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो सदैव धनात्मक होता है, लेकिन ये मान बहुत कम होता है और चुंबकशीलता का मान 1 से अधिक होता है अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। अब आइए फिर से हम वही करते हैं कि दो चुंबक के दो सिरों के बीच यदि हम एक अनुचुंबकीय पदार्थ की छड़ को रखें तो छड़ क्या करती है, उसको स्वतंत्र रूप से हमने बीच में लटकाया है तो वह घूमकर क्षेत्र के समानांतर हो जाती है एवं जो ध्रुव उत्पन्न होते हैं वे विपरीत ध्रुव उत्पन्न होते हैं, अर्थात उत्तरी ध्रुव की ओर दक्षिणी तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर उत्तरी ध्रुव उत्पन्न होता है। अब बच्चों देखेंगे इसी प्रकार आप देखेंगे कि यदि हम द्रवीय रूप लें, द्रव रूप लें किसी अनुचुंबकीय पदार्थ का तो ये बिल्कुल विपरीत व्यवहार करेगा जैसा कि आपके प्रतिचुंबकीय द्रव करता था। यहाँ पर क्या होगा कि यदि हम पास पास रखा है हमने दोनों पोल्स को तो जो ये द्रव है ये किनारों पर दबा हुआ है, यानी ये दुर्बल क्षेत्र की ओर
आकर्षित होता है। यदि हम नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की दूरी बढ़ा देते हैं तो बीच में आपका जो द्रव है वो दब जाता है, बीच में तल आपको दबा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अब चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप प्रबल है और ये दुर्बल की ओर आकर्षित होता है। यदि हम यू नली में भर देंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार होगा कि जहाँ हम क्षेत्र को उत्पन्न करेंगे उस नली में तल ऊपर उठ जाएगा। किसके विपरीत? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के विपरीत। यहाँ पर हम फिर से ये चीज़ देख सकते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय सुग्राहिता होती है वो इनकी केल्विन ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आपने अभी अभी पढ़ा है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए चुंबकीय सुग्राहिता ताप पर निर्भर नहीं करती, किंतु अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय सुग्राहिता है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बच्चों, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है, जिसे हम कहते हैं क्यूरी का नियम। आइए हम इस नियम को विस्तार से पढ़ लेते हैं। इस क्यूरी का क्या नियम है? इसे क्यूरी ने 1895 में ये पता लगाया था कि अनुचुंबकीय पदार्थ को की चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात है केल्विन ताप की व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात I = CH/T। यहाँ पर C बच्चों एक नियतांक है। यह समीकरण क्यूरी का नियम कहलाता है और C को हम यहाँ पर क्यूरी नियतांक कहते हैं। ये भी बच्चे ध्यान रखें कि यह नियम तभी तक सत्य रहता है जब तक कि H/T का मान बहुत अधिक नहीं हो जाता। चूँकि हमें पता है कि I का मान एक सीमा से अधिक नहीं हो सकता, अतः इसका एक अधिकतम मान होता है। जबकि पदार्थ के परमाणुवीय चुंबकों का संपूर्ण संरेखण हो जाता है, अर्थात सारे के सारे जो परमाणुवीय चुंबक हैं यानी छोटे छोटे मैग्नेट्स बने हुए वो सभी एक ही दिशा में जब संरेखित हो जाते हैं तो उससे अधिक I का मान नहीं हो सकता। अतः हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं वैकल्पिक रूप में कि Chi_m = I/H। यहाँ पर यदि हम I/H का मान रख देंगे तो Chi_m = C/T, अर्थात Chi_m is proportional to 1/T, यानी कि जो हमारी यहाँ पर Chi_m की वैल्यू है वो T के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए यह ताप पर निर्भर करती है। इसे हम कहते हैं क्यूरी का नियम। अब बच्चों हम पढ़ लेते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो लौह चुंबकीय पदार्थ हैं इनमें वे सभी गुण होते हैं जो अनुचुंबकीय पदार्थों में होते हैं, बस उनकी प्रबलता थोड़ी सी अधिक होती है। अर्थात जब हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो ये क्षेत्र की ओर ही चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं, उसी दिशा में उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो चुंबकत्व इनमें उत्पन्न होता है वो बहुत ही प्रबल होता है। इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति यानी Chi_m का मान धनात्मक होता है और बहुत अधिक होता है। इनकी सापेक्षिक चुंबकशीलता μr का मान 1 से काफ़ी बड़ा होता है। अब जैसा कि आप क्यूरी ताप के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि हम किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करें, क्या करें? गर्म करें, उसे ताप दें, तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ का लौह चुंबकत्व का गुण यकायक समाप्त हो जाता है एवं वह पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करने लगता है और ठंडा करने पर वह पुनः लौह चुंबकीय हो जाता है। बच्चों, यह जो ताप है वह अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है और इसे उस पदार्थ का क्यूरी ताप कहते हैं। उदाहरण के लिए कोबाल्ट के लिए 1121 डिग्री सेल्सियस, लोहे के लिए 770 डिग्री सेल्सियस तथा निकिल के लिए क्यूरी ताप का मान 358 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे बच्चों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ग्राफ की सहायता से याद रख सकते हैं। इनके बारे में आप वीडियो में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इन्हें ग्राफ से निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप प्रथम ग्राफ में देख रहे हैं, Chi_m एवं T के बीच एक ग्राफ बनाया गया है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है एवं वह ताप पर निर्भर नहीं करता। अतः आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु से नीचे आपने एक सरल रेखा बनाई हुई है, ऋणात्मक है एवं स्थिर है मान। दूसरा आप ग्राफ देख रहे हैं जिसमें अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए Chi_m का मान धनात्मक होता है एवं T के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जैसा कि आपको ग्राफ से प्रतीत हो रहा है। तीसरा आप देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो Chi_m का मान है वो धनात्मक होता है। इसकी ताप पर निर्भरता क्यूरी एवं वीन्स के नियम पर आधारित होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बी चित्र से सी चित्र का ग्राफ कुछ अलग है, अर्थात भिन्न है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए Chi_m का T के सापेक्ष जो परिवर्तन है वो दूसरे ग्राफ के अनुसार होता है बनिस्बत लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए, जिसमें आप Chi_m को अनुक्रमानुपाती पाते हैं T1/T - Tc के।
अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए यहाँ पर टीसी क्या है, क्यूरी ताप है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं। अब बच्चों हम एक तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों का। हम सभी पदार्थों के बारे में अलग अलग प्राप्त कर चुके हैं ज्ञान की किस प्रकार से वे व्यवहार करते हैं, और यदि हम चाहें तो हम इसे एक सारणी के रूप में भी अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए हम समग्र रूप से देखते हैं कि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या भिन्नता होती है। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं, और मामूली से यानी क्षीण रूप से चुंबकित होते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अनुचुंबकीय वे पदार्थ हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर उसी दिशा में यानी बाह्य क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, लेकिन दुर्बल रूप से। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों की भांति ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं, किंतु उनका चुंबकन अत्यंत प्रबल होता है। दूसरा बिंदु क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कोई भी चुंबकत्व का गुण नहीं रह जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थों में भी यही स्थिति होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त हो जाता है, किंतु लौह चुंबकीय पदार्थों में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी इनका चुंबकन समाप्त नहीं होता है। तीसरा बिंदु क्या है, यदि हम किसी चुंबक के सिरे को किसी प्रतिचुंबकीय पदार्थ के पास ले जाएंगे तो वह प्रतिकर्षण का अनुभव करेगा। अनुचुंबकीय में आकर्षण किंतु क्षीण होगा, लौह चुंबकीय में आकर्षण किंतु प्रबल होगा। चौथा बिंदु है, असमान क्षेत्र में रखे जाने पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कम तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर आकर्षित होते हैं, और लौह चुंबकीय भी अधिक किंतु अधिक प्रबल रूप से आकर्षित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। पांचवा बिंदु है हमारा कि जो चुंबकीय प्रवृत्ति है वो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की ऋणात्मक होती है, अनुचुंबकीय पदार्थों की धनात्मक, किंतु उसका मान कम होता है। लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए धनात्मक, किंतु उनका मान काफ़ी अधिक होता है। अब बच्चों देखें, छठवां बिंदु है जो हमारे लिए चुंबकशीलता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों की, वह ऋणात्मक उसका मान 1 से कम होता है, ऋणात्मक नहीं, उसका मान 1 से कुछ कम होता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए चुंबकशीलता का जो मान है वह 1 से कुछ अधिक होता है, और लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान 1 से काफ़ी अधिक होता है, अर्थात उसका मान अधिक होता है। सातवां बिंदु जिसमें हम लिख सकते हैं, ये आपको पता है पहले से ही कि प्रतिचुंबकीय पदार्थों में कि जो परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम होती है, अर्थात वो 2 के गुणक के रूप में होती है, यानी वे युग्म बना लेते हैं और प्रत्येक युग्म में इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे के विपरीत होता है। यही कारण है कि जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वह 0 होता है, जबकि अनुचुंबकीय में इसके विपरीत विषम संख्याएं पाई जाती हैं, और लौह चुंबकीय में भी क्या होता है, विषम संख्या होती है, तथा डोमेनों के कारण अव्यवस्थित होने के कारण यहाँ पर प्रबल डोमेन क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। और अब हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं वे ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाए जा सकते हैं, और जो हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं ये भी ठोस, द्रव, गैस के रूप में पाए जा सकते हैं, और जो हमारे लौह चुंबकीय पदार्थ हैं ये प्रायः क्रिस्टली ठोसों के रूप में ही पाए जा सकते हैं। और अंत में हम इनके उदाहरण भी देख सकते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं जैसे Ag है, Au है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, कॉपर है, सोडियम क्लोराइड है, शेष उदाहरण आप देख सकते हैं श्वेत पट पर। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, सोडियम इत्यादि। जबकि लौह चुंबकीयत्व के जो उदाहरण है, प्रबल उदाहरण है, वे हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट। बच्चों, तो इस वीडियो में हमने अध्ययन किया प्रतिचुंबकीय पदार्थों से संबंधित, अनुचुंबकीय पदार्थों से संबंधित, लौह चुंबकीय पदार्थों से संबंधित कुछ परिभाषाएं एवं उनके गुण। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम अवशेष गुणों का अध्ययन करेंगे और शेष चीज़ों का अध्ययन करेंगे। और तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम इन विभिन्न चीज़ों का फिर से अध्ययन करेंगे भाग 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद।